हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के जो है एक टॉपिक जिसको हम जानते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है ना। तो किसी सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है, यहाँ पर हम जो है डेफिनेशन प्लस दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा कि जो है किसी सीक्वेंस के लिए लिमिट क्या होता है। ठीक है ना। और गाइज, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाननी पड़ेगी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है ना। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अगर मैं किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट की बात करूं या फिर मैं बात करूं कि किसी सीक्वेंस का लिमिट, तो दोनों ही अलग अलग है। ठीक है। दोनों का डेफिनेशन में कुछ हद तक सिमिलरिटी तो है, लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों को जो है सेपरेट करती है। ठीक है ना। दोनों जो वर्ड है उसको सेपरेट करती है। तो देखेंगे हम कि जो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों एक ही चीज है, बट एक ही चीज नहीं होता है, ये दोनों ही अलग होता है। और किस प्रकार से अलग होता है वो हम जो है आज के इस लेक्चर में जानेंगे और हम जो है अच्छे से उसको एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं डेफिनेशन को एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है ना, क्या होता है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। लेट Sn be a sequence of real numbers, then L is called the limit of sequence if every delta greater than 0 there exists m belongs to natural number n such that delta neighborhood of L of a sequence Sn for every n is greater than equal to m। अब गाइस, यहां पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर मैंने बोला क्या, ये डेल्टा नेबरहुड ऑफ एल ऑफ अ सीक्वेंस Sn मैंने यहां पर इसलिए कहा है क्योंकि ये है वही चीज। समझ में आ रहा है। यहां पर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर हम इसको इस टाइप से बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Sn माइनस एल इज लेस देन डेल्टा। बट अगर हम इसको डीपली स्टडी करने जाए, तो वो जो है इस सीक्वेंस के लिए Sn के लिए L का डेल्टा नेबरहुड है। समझ में आ, L का डेल्टा नेबरहुड है, तो उसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहां पर हम दोनों चीजें थोड़ा सा साथ लेकर के चलेंगे। दोनों क्या क्या है, एक तो हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और एक जो है हमारा है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, उसके बाद जो है मैं बताता हूं। देखिए, लिमिट पॉइंट, ठीक है, और दूसरा जो हमारा आ रहा है लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ यानी कि Sn सीक्वेंस। ठीक है, और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn। लिमिट पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। लिमिट पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज एक बार आप लोग लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस को देख ले, है ना। तो वहां से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि साथ में स्टडी करेंगे तभी इसका डिफरेंस हमें समझ में आएगा। और वो कैसे ही, देखिए, लिमिट पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी सीक्वेंस का किसी भी पॉइंट को हम उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब कहते हैं जब उसके नेबरहुड में सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स हमारा क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर जो है एक L को बोलूं कि लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस Sn का, तो उस कंडीशन में L का जो नेबरहुड है, कहने का मतलब जैसे L माइनस डेल्टा और जो है L प्लस डेल्टा, समझ में आए। तो ये क्या हो गया, L का डेल्टा नेबरहुड तो शो कर रहा है। अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि ये जो हमारा L का डेल्टा नेबरहुड है या फिर L का जो नेबरहुड है, इसमें जो है सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस Sn का इनफाइनाइट टर्म्स जो है कंटेन करना चाहिए। ये बताया था लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के लिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि किसी पॉइंट को, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हम तब कहते हैं जब उस पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर जाए। कंटेन, ठीक है, कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस Sn। समझ में, तब जाकर के अगर इस L के नेबरहुड में इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है, इट मीन L विल बी कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ
सीक्वेंस Sn। समझ में आ गया? तो यहां पर बात आती है कि जो है इसके अंदर तो जो है इसके नेबरहुड में, कहने का मतलब L के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म, सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म आना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन सीक्वेंस के बाहर जो है हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। इस वर्ड के लिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है। क्या नहीं है? कि भाई सीक्वेंस के बाहर हमारा जो है फाइनाइट टर्म होगा या फिर इनफाइनाइट टर्म होगा। इस चीज को मैटर नहीं करता है किसी पॉइंट, किसी सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट को बताने के लिए। समझ में आ? किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताने के लिए उसके बाहर कितने पॉइंट है वो हम नहीं देखेंगे। किसके बाहर? उस पॉइंट के नेबरहुड के बाहर। समझ में आ रहा है? लेकिन ये चीज जरूर मैटर करेगा कि उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर जो है सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म कंटेन करना चाहिए, ये मस्ट है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए मैंने ये कहा था कि L का, किसी सीक्वेंस का कोई पॉइंट L होगा, उसका डेल्टा नेबरहुड में जो है इनफाइनाइट टर्म कंटेन तो करना चाहिए सीक्वेंस का, है ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, वो भी समझिए। ये जो मॉडुलस है उसका वैल्यू लेस देन है डेल्टा। डेल्टा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, यहां पर जो बता रखा है कि एक सीक्वेंस Sn को हम जो है Sn के लिए L को हम तब सीक्वेंस का लिमिट बोलेंगे अगर हर एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब हर एक पॉजिटिव डेल्टा के लिए कुछ भी हो सकता है। यहां पर डेल्टा का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा। मतलब डेल्टा ये बताता है कि जो हम नेबरहुड ले रहे हैं उस नेबरहुड का साइज कितना है। नेबरहुड का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे पास मान लीजिए एक रियल नंबर है और ये L है, L का साइज कितना है इसके नेबरहुड का, ये मैटर करता है। भाई तुम जितना बड़ा डेल्टा लोगे, डेल्टा तुम जितना बड़ा लोगे, नेबरहुड का साइज भी उतना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो वो मैटर करता है डेल्टा पर। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक m जो है एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में सारे के सारे, सच दैट, ये चीज बता रहे हैं। अब ये चीज है क्या उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये Sn माइनस L जो है लेस देन डेल्टा है, तो मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन होने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं भाई? माइनस प्लस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो देखिए माइनस प्लस अगर आ रहा है तो एक केस तो हमारा माइनस प्लस में ये सिस्टम बनेगा, ठीक है, लेस देन डेल्टा। Sn माइनस L, आपको पता है कि माइनस उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, माइनस का डेल्टा हो जाएगा, और Sn जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन L माइनस डेल्टा हो जाएगा। एक दूसरा केस अगर मैं बात करूं, इसी में अगर मैं प्लस के साइन लेकर के चलूं, L माइनस डेल्टा इज ग्रेटर लेस देन Sn माइनस L इज लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पर Sn जो होगा वो लेस देन L प्लस डेल्टा। ये दो केसेस हमारे पास निकल के सामने आ गए हैं, ठीक है। ये दो केसेस में क्या है? Sn की जो वैल्यू है वो L माइनस डेल्टा से बड़ी है। कहने का मतलब Sn की जो वैल्यू है वो L माइनस डेल्टा से बड़ी है, और Sn की वैल्यू इसमें क्या, L प्लस डेल्टा से छोटी है। और ये आपको पता है कि किसी सीक्वेंस Sn के लिए L का डेल्टा नेबरहुड बता रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक सीक्वेंस Sn हम ले रहे हैं तो जो है L का डेल्टा नेबरहुड हो जाएगा, मतलब L माइनस डेल्टा और L प्लस डेल्टा। तो दोनों ही, इसमें डिफरेंस तो कुछ है नहीं, देखा जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये भी L का डेल्टा नेबरहुड बता रहा है जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हमारा कंटेन करना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर थोड़ा सा हमें समझना है, L का डेल्टा नेबरहुड तो है लेकिन n जो है इसमें दिया हुआ है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m है। nवी टर्म है ना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं nवी टर्म और mवी टर्म, और mवी टर्म से बड़ी जितने भी वैल्यूज होंगे वो इस सीक्वेंस के डेल्टा नेबरहुड में आनी चाहिए, यानी कि डेल्टा नेबरहुड में आनी चाहिए, यानी कि L के नेबरहुड में कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है तो उस कंडीशन में हम जो है L को बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस का लिमिट है। समझ में आ रहा है? लिमिट है। किस प्रकार से लिमिट है? अब देखिए ये m और n है क्या, यहां पर ये सीक्वेंस के टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब जैसे मैं अगर एक सीक्वेंस को बताऊं, जैसे ये है, ठीक है, S1 S2 S3, इस प्रकार से जो है आपको पता है कि चलता जाएगा सीक्वेंस में टर्म।
तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस टाइप से हमारे जो है सीक्वेंस में टर्म्स होंगे, ये आप लोगों को सबको पता है। तो ये कह रहा है कि इसमें mth टर्म और mth टर्म से बड़ी जितने भी टर्म्स होंगे वो इसके L के नेबरहुड के अंदर कंटेन करना चाहिए, सारे के सारे। अगर हम बोले सीक्वेंस का थर्ड टर्म और थर्ड के बाद जितने भी टर्म्स हमारे पास है वो अगर किसी पर्टिकुलर, मान लेते हैं यहां पर L है, L के नेबरहुड में कंटेन कर जाए तो उस कंडीशन में हम L को ये बोलेंगे कि जो है L हमारा इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, एक लिमिट हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, मैं अगर यहां पर अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म के बाद जितने भी टर्म्स है, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म से बड़ी यानी कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, तो थर्ड और थर्ड से बड़ी जितने भी टर्म्स हमारे पास है वो सारे के सारे L के नेबरहुड में। लेकिन देखिए यहां तो इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है ना इस L के नेबरहुड में। अगर मैं बात करूं इस सीक्वेंस का L के नेबरहुड में, तो इनफाइनाइट टर्म्स हमारा कंटेन कर जा रहा है। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर टर्म और उसके बाद के जितने भी हमारे पास टर्म्स है ना, यानी कि nth टर्म है, तो वो हमारा जो है सीक्वेंस के इस नेबरहुड के अंदर ही कंटेन करना चाहिए। लेकिन इसके बाहर आप देखिए, अगर बाहर आप देखेंगे तो देखिए, अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो 1 और 2 यानी कि दो ही टर्म हमारे पास इसके नेबरहुड के बाहर कंटेन कर रहा है, दो ही टर्म। तो दो टर्म हमारा क्या, ये फाइनाइट टर्म ही तो है। तो भाई इनमें और इनमें फर्क साफ नजर आ गया है क्या, कि L का डेल्टा नेबरहुड में अगर मैं किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहूं सीक्वेंस का, तो उस कंडीशन में L के डेल्टा नेबरहुड में इन सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है भाई, सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स तो कंटेन कर रहा है, लेकिन बाहर हमारे पास क्या है भैया, फाइनाइट टर्म्स है। सीक्वेंस के बाहर हमारे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। लेकिन इसके लिए ये चीज नहीं बताया गया है कि भाई सीक्वेंस के बाहर हमारा इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके लिए लिमिट पॉइंट के लिए जो हमने नेबरहुड लिया है उसके नेबरहुड के बाहर जो है उसके नेबरहुड के बाहर जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों टर्म्स हमारे कंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस का हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेगा, और इसमें बाहर तो हमारा फाइनाइट ही होना है हमेशा के लिए, लेकिन अंदर हमेशा के लिए सीक्वेंस का इनफाइनाइट। तो दोनों में सिर्फ यही चीजों का फर्क है, ये जो लिखा है इसका फर्क है। समझ में, अगर आप यहां पर जो है थर्ड या फोर्थ टर्म से ले रहे हैं, आप यहां पर फोर्थ टर्म से ले रहे हैं, लेकिन फोर्थ टर्म और फोर्थ की टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म्स है वो अगर इसके अंदर आ रहा है तो उस कंडीशन में L को हम जो है लिमिट बोल देंगे इस सीक्वेंस का। लेकिन बाहर तो आप देखिए 1 2 3 आ रहा है ना, 1 2 3 यानी कि ये जो है हमारे पास क्या, फाइनाइट ही तो है। आप ऐसे कोई भी टर्म ले सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है किस पर, ये जो है आपका पूरा जो है डेल्टा पर डिपेंड करता है। ये जो मैं नेबरहुड बोल रहा हूं कि इस नेबरहुड के बाहर कितने टर्म कंटेन करेगा और नेबरहुड के अंदर कितने टर्म्स कंटेन करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप भाई ये जो डेल्टा है यानी कि जो नेबरहुड है, जो साइज है नेबरहुड का, वो आप कितना ले रहे हैं। उसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप वो वैल्यू आप 0.001 भी ले सकते हो, 0.01 भी ले सकते हो, है ना। डेल्टा का वैल्यू 0.1 भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर डेल्टा का वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो। मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए दुनिया का उठा करके, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आया समझ, वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, आप इतना समझ के चलिए, ठीक है। तो होप कि दोनों में जो है एक कॉमन डिफरेंस है, वो चीज आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है, वो चीज आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया था। आज हम जो है ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो हम इसका दो जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे और उसको जो है इस डेफिनेशन के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका लिमिट क्या होगा। अब देखिए, जो आप लोगों को मैंने समझाया है उसके बाद एक पॉइंट हमारा बच गया था। सो इफ L इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn, देन वी से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू L। मतलब किसी सीक्वेंस का वैल्यू अगर इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रहा है तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू L मिलना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू हमें L मिलना चाहिए, तभी जाकर के हम उसका लिमिट पॉइंट बता सकते हैं। ये एक डायरेक्ट मेथड है ना, ओनली फॉर टेस्ट, चेक करने के लिए, ठीक है। हम इसका यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ लिमिट बता सकते हैं कि भाई उस
जो है उस सीक्वेंस का हमारा लिमिट क्या होगा। लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है इस चीज़ को, तो हमें जो है बाय एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, ठीक है, इसके हेल्प से समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये एक सीक्वेंस दिया है और आपको पता है कि इस सीक्वेंस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। एन का वैल्यू में अगर जो है 1 2 3 4 इस टाइप से पुट करता रहूंगा तो क्या क्या मिलेगा। देखिए 1 -1 है ना, कॉमा 1 -1/2 मिल जाएगा, फिर 1 + 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है मेरा नेक्स्ट जो टर्म मिलेगा 1 - 1/4 मिलेगा, ऐसे ही 1 + 1/5 मिलेगा, ऐसे ही 1 - 1/6 मिलेगा, ऐसे ही 1 + 1/7 मिलेगा, है ना। ये सारे के सारे हमारे टर्म्स हैं जो कि हम अगर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर हम पुट करें तो हमें ये जो है मिलता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे और भी होगा। तो क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म है। तो हम इन्हीं को स्टडी करते हैं। आप देखिए अगर मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 3 और 4 यानी कि 4/3, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा देखिए 3/4, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 6/5, और यहाँ से हो जाएगा 5/6। ऐसे ही सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा हमारे पास 8/7, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो 7 हो जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। और इस टाइप से हमारा जो है चलता जाएगा सीक्वेंस का वैल्यू, आप रख करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करके लिख दूं, डिवाइड करके मैं क्यों लिख रहा हूं वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं डिवाइड करके क्यों लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां यानी कि 8 टर्म तक हमने ले लिया है, और इसके बाद और भी हमारे टर्म्स हो सकते हैं। एन का वैल्यू हम जितना पुट करेंगे सीक्वेंस में उतने ही टर्म्स हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। अब एक बार ना मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके ना इसका जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया है, आप एक बार इसको अच्छे से डिवाइड कर देख लीजिए, कहीं पर अगर मिस्टेक है तो आप लोग उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर डिवाइड किया है, गलत तो नहीं आई थिंक, लेकिन फिर भी इनकेस अगर हो जाए तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। गाइज यहाँ पर जो है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हम जल्दी से डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर जल्दीबाजी में कोई बाई चांस की थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो पूरा जो हम पढ़ रहे हैं, पूरा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझे, वो चीज़ हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और हम गलत नहीं समझ सकते, अगर कहीं गलत समझ लिए तो ये लाइफ टाइम के लिए गलत ही हो जाएगा, फिर समझ में। यहाँ समझने की चीज़ें हैं। तो अगर वीडियो लेंदी हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए एंड तक, और जो है देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमने डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आए हैं सीक्वेंस के। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो मैंने 10 टर्म तक ले लिया डिवाइड करके, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है हो क्या रहा है। इस टाइप के जो सीक्वेंस है, मैंने आपको जब मैंने लिमिट पॉइंट बताया था तब भी आप लोगों के साथ ये सीक्वेंस मैंने डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो हमारा 1 है। कैसे 1 है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2, 0.5, 1.33, ठीक है। आप देखिए पर्टिकुलर टर्म को देखिए, 2 के बाद 1.33 आ रहा है, फिर 1.33 के बाद 1.20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है, फिर 20 के बाद 1.14 आ रहा है, फिर इसके बाद देखिए 1.11 आ रहा है ना। तो इस टाइप की वैल्यू देखिए, वैल्यू हमारा जो है अगर हम हर एक ऑड प्लेस वाला वैल्यू ले, यानी कि सीक्वेंस का ये पहला टर्म हो गया S1, ये हमारा S2, ये हमारा S3, ये हमारा S4, S5, S6, ऐसे ही S7, S8, S9, S10, ठीक। तो 10वां टर्म, तो मैं अगर हर एक ऑड प्लेस वाला टर्म को उठाता हूं, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, जितने भी ऑड टर्म्स है हमारे, उनके अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो देखिए हर बार हमारा डिक्रीज हो रहा है। 2 के बाद 1.33 हो गया, 2 के बाद 1.33 हो गया, फिर 1.20 हो गया, देखिए और भी डिक्रीज हुआ, फिर 1.14 वो और डिक्रीज हो गया, 1.11 और डिक्रीज हो गया। मैं ऐसे आगे और जाऊंगा, ऑड वाला प्लेस लूंगा तो और डिक्रीज होगा। तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली, जब मैं अगर सिर्फ ऑड प्लेस को स्टडी करूं, ऑड टर्म को स्टडी करूं सीक्वेंस का,
तो वो जो है धीरे धीरे 1 जो है करीब जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो है 1 के बहुत करीब पहुंच जाएगा, बहुत करीब। समझ में आ रहा है? अब देखिए इवन प्लेसेस को हम काउंट करते हैं, 0.1 हो गया, ठीक है। फिर 4, ये देखिए 0.75 हो गया, अगर मैं 0 यूज कर दूं तो 0.50 और 0.75, तो ये बड़ा हो गया। फिर ऐसे ही मैं अगर इसको यूज करूं तो देखिए 0.83, ये और बड़ा हो गया। ऐसे मैं 8 टर्म को ले लूं तो 0.90 और बड़ा हो गया। 10 को लूं तो 0.91। देखिए किस प्रकार से फर्क आ रहा है, धीरे धीरे जो है। अगर हम ऑड टर्म की बात करें सीक्वेंस का, या फिर इवन टर्म की बात करें, तो हम जितना सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं वो वैल्यू हमारा ऑड और इवन के केस में 1 की ओर टेंड्स कर रहा है, आप देख सकते हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 1 के नेबरहुड में सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर जाएगा। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है इसका लिमिट पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर भी मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था। अब जो है मैं अगर 1 को लेकर के चलूँ, देखिए हम जो है 1 के लिए बात कर रहे थे, तो 1 के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, और कुछ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर कुछ हो जाएगा 0। अब मैं 1 के अगर नेबरहुड की बात करूं तो 1 के नेबरहुड को अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए नेबरहुड मैंने किस हिसाब से लिया है भाई, डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा पर डिपेंड करेगा कि नेबरहुड क्या है। तो डेल्टा का वैल्यू मैंने 0.1 लिया है, तो मैं अगर 1 माइनस 0.1 कर लूँ और 1 प्लस 0.1 कर लूँ, तो आपको पता ही है हम यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सेप्ट यूज कर ले, L माइनस डेल्टा होता है, L प्लस डेल्टा होता है, वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो L का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है। तो हम अगर इसको अल्टीमेट सॉल्व करें तो हमारे पास ये आएगा 0.90, और इसको हम अगर सॉल्व करें तो 1 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, ये पॉइंट हमारा 1.1 आ रहा है, ये पॉइंट हमारा 0.90 आ रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैंने क्या बताया था कि किसी अगर 1 अगर लिमिट पॉइंट है, सॉरी 1 अगर लिमिट है, तो उस कंडीशन में इसके 0.1 नेबरहुड में, 1 के 0.1 नेबरहुड में हमारे सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हमारे कंटेन करना चाहिए, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स हमारे कंटेन करना चाहिए, और बाहर हमारे फाइनाइट टर्म्स। तो बाहर वो फाइनाइट टर्म्स कितने होंगे जो कि इस नेबरहुड में नहीं आ रहे हैं, देखते चेक करते हैं। 2 तो देखिए इसके नेबरहुड में आ ही नहीं रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है। 0.50 देखिए कहाँ पर है, 0.50 देखिए कहाँ पर है भाई, कहीं 0.50 इधर आएगा, है कि नहीं, यहाँ पर आएगा। ऐसे ही मैं 1.33 लूंगा तो 1.33 देखिए यहाँ पर मैं अगर 0 कर दूँ एक स्टेप तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1.33 में अगर करूँ तो वो भी कहीं इधर आ रहा है। 0.75 भी देखिए इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 0.90 है। 0.75 की अगर मैं बात करूं तो भी देखिए यहाँ इसके बाहर आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को देखना हमें, ये पॉइंट हमारा 0.90 है। ऐसे ही 1 पॉइंट जो है 20 कहाँ पर आ रहा है, देखिए ये तो 1.10 है, 20 कहीं इधर आ जाएगा। उसी प्रकार से 0.83 देखिए ये 90 है, तो 83 भी इधर कहीं आएगा। ऐसे ही जो है 1.14 भी कहीं बाहर आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर 0.90 की बात करूं तो देखिए वो हमारा ये पॉइंट है। तो आपको पता है कि भाई 0.90 क्या इसके नेबरहुड के अंदर है, नेबरहुड के अंदर है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक ओपन इंटरवल हम ड्रॉ करते हैं, ओपन इंटरवल ड्रॉ करते हैं। तो इस ओपन इंटरवल में भाई 0.90 तो है ही नहीं, उसके बाउंड्री पॉइंट तो उसके अंदर आएंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस का 8वां टर्म जो है वो हमारा इस बाउंड्री पर आकर के रोका है। अब चलिए 8वें के बाद पहुंचते हैं 1.11, यानी कि 1.11 हमारे पास कहाँ आ रहा है, 1.11 हमारे पास देखिए 1.01, इसका मतलब 1.11 कहीं इधर आएगा, इस नेबरहुड के बाहर आ रहा है। उसके बाद चलिए और देखते हैं 0.90, तो 0.90 कहाँ पर, 0.91 है, सॉरी 0.91 कहाँ पर आ रहा है, देखिए अब अल्टीमेटली हमारा नेबरहुड के अंदर आ गया है 0.91, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.91 हमारे अब इस नेबरहुड में आ गया। सीक्वेंस का कौन सा टर्म है भाई, वो 10वां टर्म है, यानी कि 10th टर्म है सीक्वेंस का। समझ में आ रहा है, 10th टर्म। अब आप 11th टर्म लेंगे, 12th, 13, 14, 15, 16, वो सारे के सारे जो टर्म्स होंगे ना वो हमारे इसके नेबरहुड में कंटेन कर जाएगा। और ये पक्का है, आप निकाल करके वैल्यू देख लीजिए, 11वां टर्म, 12वां टर्म, 13वां, 14, 15वां, इस प्रकार से जो है जो भी टर्म्स है इस प्रकार से डिवाइड करके देख लीजिए। सारे के सारे टर्म्स जो है इस 1 के डेल्टा नेबरहुड की 0.1 नेबरहुड में कंटेन करेगा ही करेगा, पक्का है ये।
ठीक है, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा हो क्या रहा है। अब देखिए मैंने डेफिनेशन में ये बताया कि एक mth टर्म और m से बड़ी या फिर mth टर्म और m टर्म या फिर m से बड़ी जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे उसके नेबरहुड में कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर m का वैल्यू कौन दे रहा है भाई, m का वैल्यू 10 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 10वां टर्म और 10वां टर्म और 10वें से बड़ी यानी कि 11वां 12वां है ना 13वां, वो सारे के सारे जो है इस वन के हमारे क्या हो रहा है, नेबरहुड के अंदर आ रहा है सारा। आप चेक करके एक बार देख लो, समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या है, बाहर देखिए 10वें टर्म यानी कि 10वें टर्म और 10वें से यानी कि 9वां टर्म तो भाई इसके बाहर ही है, इधर से लेकर के 9 टर्म तक जो है बाहर ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th टर्म और 10th के जितने भी बाद वाले टर्म्स है वो सारे इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, सब इसके अंदर ही आ रहा है। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है कि इसके बाहर देखिए सारे हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9वां टर्म जो है ये हमारा क्या है, फाइनल टर्म ही तो है सीक्वेंस का। 9 टर्म है फाइनल, यानी कि 9 टर्म तो सीक्वेंस के बाहर है, लेकिन 10वां टर्म और 10वें से बड़ा जितना भी टर्म्स है 11वां 12वां 13वां तो वो सारे के सारे जो है इस वन के नेबरहुड में कंटेन कर गया है। समझ में आया, वन के नेबरहुड में कंटेन कर गया है। तो यही चीज यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो अगर वन के नेबरहुड में सीक्वेंस का सारे के सारे टर्म हमारे आ गए एक पर्टिकुलर टर्म के बाद अगर सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स है वो हमारे इसके नेबरहुड में आ गए तो वन को हम ये कह सकते हैं कि जो है वन हमारा क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अभी डिपेंड किस पर किया है, टोटली डिपेंड देखिए आप इस डेल्टा पर आप कह सकते हो कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का वो टोटली डिपेंड कर रहा है इस डेल्टा पर। डेल्टा आप इससे बड़ा ले लीजिए, आपको अगर डाउट है तो डेल्टा का वैल्यू आप 0.5 कर लीजिए। तो 0.5 करने के बाद देखिए क्या होगा, ऐसे ही 1 ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ और इस प्रकार से जो है यहाँ पर 0 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। 1 के नेबरहुड ले लेता हूँ 0.5 हो रहा है यानी कि L माइनस डेल्टा होता है तो 1 माइनस 0.5 और मैं L प्लस डेल्टा यानी कि 1 प्लस 0.5। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो 1 माइनस 0.5 कर लूँ तो ये 0.5 ही आ रहा है और इधर मैं कर लूँगा सॉल्व तो ये आएगा 1 जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नेबरहुड का देखिए इस प्रकार से साइज बन गया। अब हम चेक करते रहेंगे अगर वैल्यू तो 0.5 देखिए सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, देखिए 0.5 इसका मतलब है कि S2 तो आ ही नहीं रहा है, 2 भी देखिए नहीं आ रहा है, पहला टर्म भी नहीं आ रहा है, दूसरा टर्म देखिए 0.50 आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, तीसरा टर्म क्या आ रहा है इसमें 1.33 आ रहा है। मैं इसको अगर और थोड़ा सा कर दूं तो 1.33 कहीं यहाँ आएगा, आ गया। इसके बाद फोर्थ टर्म चेक कर लो, फोर्थ टर्म क्या इसके अंदर आ रहा है 7.5, इसका मतलब क्या है भाई 0.50 तो यही है लेकिन 0.75 कहीं यहाँ पर आएगा। ऐसे ही जो है 1.20 भी कहीं इधर ही आएगा। अब देखिए 1 और 2 सीक्वेंस का पहला टर्म और दूसरा टर्म तो जो है इसके नेबरहुड में नहीं आया जो कि फाइनाइट है, 1 और 2 फाइनाइट टर्म्स थी तो है, लेकिन थर्ड टर्म फोर्थ टर्म यानी कि थर्ड टर्म और थर्ड टर्म के बाद के जितने भी टर्म्स हमारे हैं वो इसके नेबरहुड में कंटेन कर गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m का जो वैल्यू है, यहाँ m का वैल्यू 10 आया था, यहाँ जो m का वैल्यू है वो हमारा देखिए थर्ड है, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म के बाद के जितने भी वैल्यू हैं जितने भी टर्म्स हैं यानी कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ यानी कि जितने भी इससे टर्म्स हैं तो वो हमारे जो है इसके नेबरहुड में आ जाएगा। ये m का वैल्यू यहाँ पर हमारा हो रहा है 3 इसमें थर्ड टर्म जो है इसमें कंटेन कर गया, देखिए 1.33 है तो 1.33 इसके अंदर कंटेन कर गया। और बाहर कितने टर्म है, 2 टर्म है तो वो फाइनाइट टर्म है जैसे इसमें हमने देखा था। तो अगर सीक्वेंस का एक फाइनाइट टर्म के बाद इनफाइनाइट टर्म अगर सीक्वेंस का हमारा जो है उसके नेबरहुड में कंटेन कर रहा है तो उस पॉइंट को हम जो है लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर ही फुलफिल हो रहा है। तो हुआ क्या रहा है, जितने भी हमारे पास ये m n की वैल्यूज है वो डेल्टा नेबरहुड पर डिपेंड करता है। पूरा कॉन्सेप्ट ही इस डेल्टा पर, खेल जो है ये डेल्टा का है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए डेल्टा जितना लेंगे, ठीक है, डेल्टा जितना लेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स की संख्या है उस प्रकार से जो है वेरी करेगी। ये होप कि आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया है। तो 1 जो है इसका लिमिट हो जाएगा इस सीक्वेंस का। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है पूरा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके हेल्प से भी हम थोड़ा सा समझने की
कोशिश करते हैं। सॉरी, इससे पहले एक और चीज़ मैं जो है यहाँ पर मिस कर रहा था, वो क्या है, देखिए ये जो हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा था ना, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारा जो है सेटिस्फाई करता है। तो कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, Sn का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए L आ रहा है, यानी कि कोई एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस हमारा ये, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 की पावर n अपॉन n। अब देखिए हम वैल्यू अगर रख दें सीक्वेंस में तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 1 की पावर अगर इनफाइनाइट करूँ और अपॉन में इनफाइनाइट करूँ, क्योंकि n तो इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रहा है, तो 1 - देखिए 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए वो हमारा 1 ही आएगा। इनफाइनाइट है, अब पता नहीं है कितना है, तो -1 +1 कुछ भी आ सकता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि +1 आ गया हमारे पास, और अपॉन में इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आपको पता है कि वो है 0, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो देखिए लिमिट हमारा इसका यूज़ करके भी हमारा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, समझ में 1 ही आ रहा है। तो यही चीज़ आप डायरेक्टली अप्लाई करके ही बता सकते हो कि इसका लिमिट क्या है। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन एग्जाम में हमें जल्दी से करना है तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ का अप्लाई करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका लिमिट हमारा क्या होगा। समझ में आ रहा है, लिमिट हमारा क्या होगा। अब गाइस एक नोट हमारे पास यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी पॉइंट जो है सीक्वेंस का, कोई भी पॉइंट अगर उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो है उसका लिमिट भी होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हमें काफ़ी सारा चीज़ें पता लगेगा कि जो है कोई भी पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो हो रहा है लेकिन वो पॉइंट उसका लिमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल जो है क्या है, सीक्वेंस Sn जो है वो हमारा है 1/n। आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अब 1/n इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे 1/1, 1/2, क्योंकि नेचुरल नंबर में से लेंगे तो 1 2 3 का रखते जाएंगे, इस टाइप से आता जाएगा। तो 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है, हमारा आता जाएगा। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.5 आ रहा है। ये डिवाइड करना ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। 1/3 करेंगे तो 0.33 आ रहा है, 1/4 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 5 करेंगे तो 0.20 आ जाएगा, है ना। 6 को अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 0.16, है ना। इस टाइप से हमारा जो है वैल्यू आता जाएगा। आपको पता है ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा जो है सीक्वेंस का 6th टर्म है। इस टाइप से आता जाएगा आगे। अब देखिए डेल्टा, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है, पूरा जो डेफिनेशन है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम डेल्टा अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। हम जो है डेल्टा का वैल्यू 0.5 ले लेते हैं। अगर मैं 0.5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए आपका हमेशा के लिए, 0 से बड़ी, ठीक है, और ऑब्वियसली है ये। तो मैं अगर डेल्टा का वैल्यू इतना ले रहा हूँ, अब देखिए जो ये वैल्यू है 1, 0.5, 0.33, देखिए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कम होते होते एक टाइम ऐसा जाएगा कि 0 पर जो है कन्वर्स कर जाएगा, ठीक है, 0 पर चला जाएगा, ये 0 के करीब पहुंच जाएगा। तो 0 इसके लिए लिमिट पॉइंट तो है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या 0 इसके लिए लिमिट है। तो 0 ये हो गया और इधर हमारा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था, हम इतना ही लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, जो नेबरहुड लिया है, यानी कि जो डेल्टा लिया है वो 0.5 लिया है। इसका मतलब 0 के, देखिए 0 के लेफ्ट में जाऊंगा तो 0 - 0.5, 0 - 0.5, और 0 के राइट में जाऊंगा तो 0 + 0.5। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का एक 0.5 हो गया ये वाला वैल्यू, और प्लस का जो है 0.5 हो गया ये वाला वैल्यू। थोड़ा सही से लिख देते हैं 0.5, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अब हम चेक करते हैं कि सीक्वेंस का कौन कौन सा वैल्यू इसके बाहर है नेबरहुड के, और कौन कौन सा वैल्यू इसके अंदर है। तो ऑब्वियसली बात है कि इनफाइनाइट टर्म अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि जो है 0 लिमिट है इस सीक्वेंस Sn का। चलिए चेक करते हैं। देखिए 0.5 यानी कि पहला टर्म देखिए बाहर ही है, दूसरा टर्म देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो आपको पता है कि ओपन इंटरवल में हमारे पास इसके बाउंड्री पॉइंट तो इसके अंदर होंगे नहीं, जबकि हम ये बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस का सारा इनफाइनाइट टर्म हमारे इसमें आने चाहिए एक पर्टिकुलर टर्म के बाद। तो देखिए थर्ड टर्म तो यहाँ पर 0.33, इसको 50 कर लीजिए, इसको 50 कर लीजिए, तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि थर्ड टर्म सीक्वेंस का यहाँ कंटेन कर गया। 0.25 वो भी देखिए इसमें कंटेन कर गया, 0.20 वो भी देखिए इसमें कंटेन कर गया, 0.16 वो भी इसमें कंटेन कर गया। आप जितना आगे जाते जाएंगे, मतलब ये हो गया यहाँ पर
कि पहला और दूसरा टर्म को छोड़ करके, मतलब तीसरा और तीसरे के बाद के जितने भी टर्म्स है, तीसरा और तीसरे के बाद के जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे इस जो है नेबरहुड में कंटेन कर रहा है। यानी कि 0.5 नेबरहुड में, 0 के 0.5 नेबरहुड में सीक्वेंस का थर्ड वाला और थर्ड के बाद के जितने भी टर्म्स हमारे पास है वो इसके नेबरहुड में कंटेन कर जा रहा है, इस नेबरहुड में कंटेन कर जा रहा है। तो हुआ क्या है, m और m के बाद के जितने भी टर्म्स है वो हमारे सीक्वेंस में कंटेन करना चाहिए था, तो वो चीज़ यहाँ पर देखिए हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से बड़ी, 3 और 3 से बड़ी यानी कि 4, 5, 6 जितने भी हमारे पास होंगे वो सारे की जो है इसके नेबरहुड में आ रहा है। इसका मतलब 0 जो है क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। समझ में आया? होप कि इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। आप नेबरहुड का कोई और वैल्यू लेकर के भी देख सकते हो, ठीक है। बस शर्त ये है कि जो भी आप डेल्टा चूज करेंगे वो आप जो है पॉजिटिव ही चूज करेंगे, कोई और वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप कोई और वैल्यू लेते हैं तो उस कंडीशन में डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगा और हम जो है नहीं बता पाएंगे कि वो जो है उसका लिमिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो होप कि ये 2 एग्जाम्पल से आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और यहाँ पर आप जो है ये डेफिनेशन लगा करके भी देख सकते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/n का ही है ये। तो 1/n यानी कि 1/इनफाइनाइट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जिसका मतलब 0 क्या आ गया, इस सीक्वेंस का लिमिट आ गया, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन यहाँ पर समझने की बहुत सारी चीज़ें थी इसीलिए लेंदी हो गया है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें इसे, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है वो मुझे कंटिन्यूसली चाहिए, तभी जा कर के इस प्रकार के वीडियोज़ लाना पॉसिबल है। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी इसे दोस्तों के साथ करते रहिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।